आज के समारोह में उपस्थित यहाँ के सम्मानित लोकसभा सदस्य श्री युगल किशोर शर्मा जी, जम्मू शहर के मेयर श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भारद्वाज जी, टूरिज्म के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री मुकेश कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग जी, समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, जम्मू टूरिज्म डिवीज़न के निदेशक और उनकी पूरी टीम, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं समझता हूँ आस्था, सनातन धर्म और प्रकृति के अप्रतिम उपहार की नगरी जम्मू के बागे बहू को आज सौंदर्य और विस्तार का नया स्वरूप हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रदान किया है। जो डुग्गर संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को बिल्कुल नए अंदाज में केवल जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि देश विदेश के सैलानियों के सामने रखेगा, इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ये प्रबल इच्छा थी कि जम्मू शहर तथा यहाँ की संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए एक अत्याधुनिक और अनोखे माध्यम को स्थापित किया जाए, और इसलिए उनके निर्देश पर 2016 में जम्मू के इस खूबसूरत गार्डन में म्यूजिकल वाटर फाउंटेन, लेज़र तथा लाइट एवं साउंड शो के परियोजना को स्वीकृति मिली थी। मैं अब उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। 16 से किन्हीं कारणों से परियोजना में थोड़ी देरी हुई और इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि ये विरासत में मिली हुई समस्या है यहाँ की। लेकिन एक बात मुझे आज जरूर कहनी है कि 2014 में देश में एक बड़ा बदलाव हुआ, और अगर उस बदलाव को आप देखें तो मुझे लगता है कि वो देश की जनता की इच्छा थी। भारत की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव 2014 के बाद आया, जिसका अनुभव देश का सामान्य नागरिक करता है। वो बदल यहाँ आने में थोड़ा देर हो गई। 2019 में उसके प्रतिबिंब दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर अब जम्मू कश्मीर भी आगे की ओर बढ़ना चाहता है, अपनी राह पकड़ लिया है। कोरोना के बावजूद हजारों साल पुराने इस फोर्ट की ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक विशेषज्ञों की मदद से पर्यटन विभाग ने, जिसकी लागत के बारे में हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया है, इसे पूरा किया है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट तथा जिला प्रशासन के अपने सभी साथियों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि जो बाधाएं बीच में आई उनको उन्होंने शिद्दत से दूर किया। जब मैं देख रहा था तो महाभारत का प्रसंग इसमें आया। एक घटना आप सबके ध्यान में होगी, महाभारत में यक्ष प्रश्न सबसे कठिन प्रश्न माने जाते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ तो कई प्रश्न पूछे। एक उसमें प्रश्न था कि किम आश्चर्य। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर आप सब जानते होंगे, अनेक लोग। युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी आदमी को मरते हुए देखता है
फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। अगर यक्ष मुझसे सवाल करे आज किम आश्चर्यम, तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू में भी समय सीमा के भीतर इतनी बड़ी परियोजना पूरी हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य आज कुछ हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ जम्मू की प्राचीन धरोहरों को विश्व पटल पर रखने और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने जम्मू वासियों की ये प्रबल इच्छा रही है। अब देश भर के पर्यटक यहाँ आवें, यहाँ की प्राचीनता और आधुनिकता के अनुपम संगम का उपहार उन्हें देखने को मिले। मुझे लगता है यहाँ का पर्यटन विभाग भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर के इस काम को कर रहा है। कई अखबारों में आज कई प्रकार की खबरें छपी हैं, आप में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा। किसी ने लिखा कि नॉर्थ इंडिया का अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है। कुछ ने लिखा है कि जम्मू के पर्यटन के लिए ये म्यूजिकल फाउंटेन मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, मैं मानता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू के गौरव को पुनर्स्थापित करने का जो संकल्प है, उस दिशा में एक कदम हमने और आगे बढ़ाया है और यहाँ की संस्कृति इतिहास को शीर्ष पर पहुँचाने के प्रशासन के प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। पिछले वर्ष रोपवे के बाद आज इन सुविधाओं का लोकार्पण सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जम्मू वासियों तथा पर्यटकों के लिए इतिहास के अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। किसी भी क्षेत्र में टूरिज्म 5 मुख्य तरीके से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाता है। पहला, उस इलाके के बुनियादी ढांचागत विकास की शुरुआत वहीं से होती है। सेवाओं को बेहतर प्रबंधन का इंतजाम वहीं से होता है। सामाजिक आर्थिक असंतुलन को खत्म करने में मदद मिलती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा इलाके में व्यवसाय माने बिजनेस सेक्टर को भी नया जीवन मिलता है। जम्मू में सालों से ऐसे पर्यटक स्थल हैं, किन्हीं कारणों से उन पर काम नहीं हो सका। मैं उन कारणों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी पहचान भी की गई है और वहाँ ठीक ढंग से काम हो, इसके अनवरत प्रयास भी हो रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के पवित्र आशीर्वाद से सराबोर जम्मू संभाग की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। मैं बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, चाहे वो साइट सीइंग हो, ट्रैकिंग हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, इसकी अपार संभावनाएं और इन संपदाओं से जम्मू की धरती भरपूर है। सालों से संसाधनों का वो सहारा मुझे लगता है या तो नहीं मिल रहा था। किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए सबसे जो अनिवार्य मैं कहूँ पहली आवश्यकता है वो है कनेक्टिविटी। कई खूबसूरत स्थल हैं जम्मू संभाग में। 2 घंटे 3 घंटे की दूरी 6 घंटे 7 घंटे में यहाँ के लोगों को कठिनाई पूर्वक तय करनी पड़ती है। एक बड़ी चुनौती थी यहाँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में पिछले 2 सालों में अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जी के कारण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसमें सड़क का निर्माण है, अनेक टनल्स का निर्माण है। और एक उदाहरण मुझे लगता है कि हम सबके सामने है। जम्मू से श्रीनगर की यात्रा में से अनेक लोगों ने की है। जितने घंटे लगते थे उससे ज़्यादा लोग गाली देते थे। अब समय सीमा आधी हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो लक्ष्य यही है कि 4 साढ़े 4 घंटे में जम्मू से श्रीनगर आराम से लोग जा सकें। उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं। अकेले जम्मू डिवीज़न में 2 दर्जन से ज़्यादा नेशनल हाईवे
की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जम्मू एयरपोर्ट का रनवे हो, उसकी लंबाई बढ़ाई गई है। नाइट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। नया टर्मिनल बन रहा है और 30% ऑफटेक जो था, मैंने अगर 100 यात्री आ सकते थे जहाज में तो 70 ही आते थे। इसके कारण किराया भी ज़्यादा लगता था और एयर टरबाइन फ्यूल जिसका इस्तेमाल जहाज में होता है उस पर जो वैट लगता था 26.25% से घटाकर 1%, मैंने 26.25% था, उसे कम करके हमने 1% कर दिया। केवल जम्मू नहीं, श्रीनगर में भी हर साल जब बर्फबारी होती थी तो लोगों को किराया 4,000, 3,000, 5,000 नहीं रहता था, 22,000, 25,000 रहता था। इस बार पूरे सर्दियों में किराया 4,000 से ज़्यादा श्रीनगर का नहीं हुआ दिल्ली से। मैं समझता हूँ ये परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस संभाग में उधमपुर, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, सांबा, कठुआ और जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रोड कंस्ट्रक्शन में मैं कह सकता हूं कि काफ़ी तेजी आई। बहुप्रतीक्षित दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू होने वाला है। उसके बन जाने के बाद मुझे लगता है कि आध्यात्मिक धरती पर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अभी कल जो बीता कल है, मेयर साहब और एमपी साहब आने वाले कल की बात कर रहे हैं, मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ। कल विश्व के सबसे बड़े ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ओयो ग्रुप के साथ रूरल होम स्टे की परियोजना हम लोगों ने शुरू की। अभी 10 होम स्टे प्रारंभ कर दिए गए हैं, 10 और होने वाले हैं और दिसंबर तक 2000 होम स्टे यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएंगे। इसका मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। रूरल होम स्टे अभियान को हम जम्मू कश्मीर की ग्रामीण आर्थिक सामाजिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चे और बच्चियाँ इस कार्यक्रम से जुड़ें। इसके लिए कल मैंने कहा कि जो बच्चा अपने घर में एक कमरा इस तरह से बनाएगा उसे न्यूनतम 50,000 की आर्थिक सहायता हम देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उसे बढ़ाएंगे भी। ये बात इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि सुचेतगढ़ का जिक्र शायद किसी ने किया, संचालिका ने किया। लंबे समय से लोगों की इच्छा थी कि वहाँ भी रिट्रीट सेरेमनी हो। अब मैं कह सकता हूँ कि वो हकीकत में बदल गया है। इस खूबसूरत लैंडस्केप तथा ऐतिहासिक महत्ता की धरती तक पर्यटकों को पहुँचाने के लिए बुनियादी संसाधन मजबूत हों ताकि जम्मू आने वाले पर्यटक सुचेतगढ़ भी सुविधापूर्वक पहुंच जाए। तो वो सड़क भी अब 4 लेन की सड़क बनने जा रही है। इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी। ट्विटर पर तथा सोशल मीडिया पर कई बार मैं लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ता हूं। टूरिज्म की दृष्टि से जम्मू पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा जम्मू के लोगों की शिकायत रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये विरासत में मिली हुई संपत्ति है मेरी और इसको जल्दी से जल्दी हम खर्च करना चाहते हैं। इस संपत्ति की फिक्स डिपॉजिट हम नहीं रखना चाहते हैं, इसको जल्दी हम खर्च करेंगे और ये विरासत सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं समझता हूँ इसकी हर कोशिश की जाएगी। ये सच्चाई है। यहाँ का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक इस बात को जानता है, हर नागरिक। लेकिन मुझे विश्वास है और आप सबको मैं भरोसे से कह सकता हूँ, पिछले 2-2.5 सालों में सुनियोजित तरीके से यहाँ के टूरिज्म सर्किट को प्रभावी तरीके से संसाधन जुटाकर उसे आगे बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आंकड़ों में भी वो दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल सितंबर से अक्टूबर मात्र 2 महीने में 26 लाख टूरिस्ट और श्रद्धालु जम्मू डिवीज़न में आए।
मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी संख्या जोड़ूंगा तो काफ़ी हो जाएगी। और ये सिलसिला मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में लगातार बढ़ने वाला है। जम्मू डिवीज़न के नए पर्यटक स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पंचेरी, झज्जर, कोटली, भीमगढ़ फोर्ट ऐसे अनेक स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, टूरिस्ट हट, कैफेटेरिया, पार्किंग, टॉयलेट, लाइट्स और लैंडस्केप का इंतज़ाम किया जा रहा है। कोशिश है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्री इन पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण करें और जल्द ही ये स्थान राष्ट्रीय टूरिज्म मैप पर आ सकें, इसकी हर कोशिश की जा रही है। मित्रों, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी भाषा में साहित्य का अद्भुत खजाना जम्मू डिवीज़न के पास रहा है, लेकिन लिटरेरी फेस्टिवल कम हुआ करते थे। अब आधिकारिक रूप से भी लिटरेरी फेस्टिवल प्रशासन भी करा रहा है। अभी पटनी टॉप में इसकी शुरुआत की गई है और हर साल ये जो अटूट परंपरा का हिस्सा बन जाए, वो हर साल ये आयोजन होगा। डोडा का थराटी गांव आप में से अनेक लोग जानते हैं, यूरोप के किसी भी काउंटी से ज़्यादा खूबसूरत है। चिनाब नदी के किनारे थराटी से लगे ऐसे अनेक गांव हैं जहां चिनाब नदी की छोटी छोटी धाराएं मन मोहने वाले नज़ारों से नवाजी गई हैं। लंबे समय के बाद भी वहाँ बिजली नहीं थी, न्यूनतम बुनियादी सुविधा भी वहाँ पहुँच नहीं सकी थी। 2020 में मुझे याद है, मैं थराटी के कुछ नौजवान मुझसे मिलने आए और उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई थी। उस गांव को चिन्हित करके वहाँ की जो बुनियादी आवश्यकताएं थीं उन्हें पूरा किया गया है और आज वो गांव टूरिज्म के मैप पर आ गया है। देश के कई हिस्सों से पिछले कुछ महीनों में लोग आए हैं और उस गांव में रुके हैं। इसी कड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जम्मू डिवीज़न में 37 ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जिसका जिक्र हमारे प्रमुख सचिव कर रहे थे, 75 में 37 शुरू कर रहे हैं। ये कोशिश है इन स्थानों को विकसित करके स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिले, यहाँ के व्यापार को भी बढ़ावा मिले और उद्यमियों को भी उद्यम के अवसर मिले, ताकि जो इलाके सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। पटनी टॉप में पहली बार विंटर कार्निवल शुरू किया गया। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहरों में रोड शो किए गए हैं। इन सभी प्रयासों का असर है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स के मामले में जम्मू कश्मीर आज देश में अव्वल स्थान पर है। टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि लगातार वहाँ की संस्कृति, खान पान, परंपरा और कला को लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित होते रहें। जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीज़न में पिछले साल अक्टूबर में आइकॉनिक वीक फेस्टिवल मनाया गया। जम्मू में जिस तरह के ग्रैंड इवेंट आयोजित हुए थे, वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश के उम्दा कलाकार, चाहे वो मोहित चौहान हो, पंकज उदास हो, सुखविंदर सिंह हो, अनेक लोग जम्मू डिवीज़न में आए थे और अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम हुए। भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 197 करोड़ रुपए के 37 प्रोजेक्ट जम्मू परियोजनाओं को दिए थे, जिसमें से जम्मू प्रोविंस को, जिसमें 35 पूरे कर लिए गए हैं। 2 अन्य परियोजनाएं हैं 80 करोड़ की लागत से, मानतलाई का वेलनेस सेंटर और भगवती नगर का एम्यूजमेंट पार्क। इस साल मार्च तक ये दोनों भी पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी तरह प्रसाद स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जम्मू डिवीज़न के लिए कई परियोजनाएं
जो यहाँ के जम्मू पर्यटन ने वहाँ सबमिट किया था वो अब स्वीकृत होने वाली हैं। 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इसमें 51.5 करोड़ रुपए की लागत से कटरा में पिलग्रिमेज फैसिलिटी तथा 38 करोड़ रुपए की लागत से शिव शक्ति धाम तथा छोटी गंगा टूरिज्म प्रोजेक्ट शामिल है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि जम्मू डिवीज़न में टूरिज़्म को प्रमोट करना ये हमारी प्रतिबद्धता है और इसको ध्यान में रखते हुए कैपेक्स में भी हमने 400 परियोजनाओं को इस साल पूरा करने का लक्ष्य रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी यहाँ बढ़ेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भारत सरकार की तरफ से 2 बड़े डिजिटल कैंपेन चलाए जा रहे हैं, देखो अपना देश तथा सभी के लिए पर्यटन। इन दोनों कैंपेन में जम्मू डिवीज़न के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस से लोगों को अवगत कराना आवश्यक है। प्रशासन अपना काम करेगा। यहाँ उपस्थित आप साथियों से मेरा निवेदन है कि इस काम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। मैंने स्वयं देखा है जम्मू टूरिज़्म निदेशालय की तरफ से अमेजिंग जम्मू कैंपेन चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर के 2 कार्यक्रमों की मदद से आउटरीच के प्रयासों को और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, इन सभी पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इन स्थानों पर लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाने की भी व्यवस्था आने वाले समय में हमें करनी है। आप सबसे भी मेरा निवेदन होगा, ये प्रशासन अकेले नहीं कर सकता है। आपका जब सहयोग होगा मैं समझता हूँ तभी ये काम हो सकता है। आप सब जानते हैं इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने सीमा पर बसे गांवों के लिए एक नई पहल प्रारंभ की है, वाइब्रेंट विलेज योजना। जम्मू कश्मीर के सीमा से सटे गांवों को विकसित करने की योजना पर हमने नए सिरे से काम भी प्रारंभ किया है और वहाँ भी टूरिज़्म कैसे प्रमोट हो सकता है इस दिशा में भी काम हम करना चाहते हैं। अनमोल संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से एक दूसरे को जोड़ना एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का मूल आधार है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्रत्येक नागरिक अपने इस कर्तव्य में दिव्य और भव्य जम्मू का संकल्प मान करके इस काम में मदद करे। पुरमंडल में जन्मी डोगरी हिंदी की महान साहित्यकार पद्मा सचदेव जी की रुबाइयों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलते चलते सूखा जो दरिया न था, चलते चलते सूखा जो दरिया न था, घिरा था बादल मगर बरसा न था, डूब कर उछला नहीं जो एक बार, डूब कर उछला नहीं जो एक बार, डूबा ही था वो कभी तैरा न था, कभी तैरा न था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।